देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ का मकसद क्या था? वो जमीन है किसी और पर्सन की। न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। क्या कुछ अहम बदलाव आए कि उस घर की जो फीमेल्स हैं, उनकी जो डॉटर्स हैं, डॉटर इन लॉज हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो एक रिलीजियस मैटर है, तो इसमें नॉन मुस्लिम्स का क्या रोल है? लेकिन ये रिलीजियस वहाँ तक है जहाँ तक वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट की बात है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली है सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। आजकल तमाम अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पे एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, वक्फ बिल। ऐसे में एक सवाल लोगों के जहन में लगातार उठ रहा है कि आखिर ये वक्फ है क्या और मुस्लिम समुदाय के भले के लिए इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। वक्फ से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज रिपोर्टर जी पे हमारे साथ है हमारी लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिंसी। तो डॉक्टर प्रिंसी, आप ये बताइए पहले कि ये वक्फ दरअसल है क्या और ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, देखिए वक्फ जो है ये बेसिकली कोई भी व्यक्ति अगर अपनी किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल या अचल संपत्ति को किसी भी रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डिवोट करता है, दान करता है इन द नेम ऑफ गॉड, उसको हम वक्फ कहते हैं। सो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी प्रॉपर्टी को पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट करता है, डोनेट करता है, तो उसको वक्फ कहा जाता है मुस्लिम लॉ के अंडर। और जो पर्सन ये प्रॉपर्टी दे रहा है उसको वाकिफ कहा जाता है। और जो पर्सन इस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, उस पर्सन को मुतवल्ली कहा जाता है। सो ये एक वक्फ का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टीज़ इन द नेम ऑफ गॉड डेडिकेट करता है और ये परमानेंट होता है। अगर एक बार उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी तो वो कभी भी उसको वापस क्लेम नहीं कर सकता है। तो प्रिंसी जी, पहले ये बताइए कि वक्फ का बनाने का मकसद क्या था, कि मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से काम करता है? देखिए वक्फ का जो मेन मकसद था वो ये था कि ये जो भी मुस्लिम वर्ग है, जिसमें ऐसे वर्ग हैं जो कि उतने रिच नहीं हैं या वो अपना उतना अच्छे से गुजारा नहीं कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत है पैसों की, जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, उनको वो सब चीज़ें दी जाए। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस प्रोविजंस को बनाया गया था। वक्फ की ज़मीन को इसलिए यूज़ किया जाता है कि वहाँ से कोई ना कोई बेनिफिट्स हो, और जो बेनिफिट्स वक्फ की ज़मीन से हो रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए यूज़ किए जा सके। तो डॉक्टर प्रिंसी, पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी इस बिल को, वक्फ बिल को लाने की, या फिर कहें कि जो पहले से कानून मौजूद थे उनमें बदलाव करने की? देखिए इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले गए थे वो जो कि आर्बिट्रेरी प्रोविजंस थे, मतलब कि वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी के अगेंस्ट माने जाते थे। और कुछ प्रोविजंस 1995 में डले थे, वो पहले से नहीं थे वक्फ एक्ट में। कुछ प्रोविजन 2013 में डले थे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक प्रोविजन है वक्फ बाय यूज़र, कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊँ, कोई ज़मीन है और उस पर काफ़ी समय से कोई भी लोग जाकर के वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं या कुछ भी उसको रिलीजियस पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, बट वो ज़मीन है किसी और पर्सन की। बट अगर उसको एक समय तक वो लोग यूज़ करते रहते हैं इस पर्पस से, तो कुछ समय बाद वक्फ बोर्ड जो है उस पर अपना क्लेम डाल देता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ बोर्ड के अंडर आएगी क्योंकि इसको यूज़ किया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी बाय यूसेज, एक्वायरमेंट बाय यूसेज जो होता था, ये एक रीज़न हुआ करता था जिसकी वजह से अमेंडमेंट लेकर आना पड़ा। अगर आप देखते हैं तो केरला के अंदर बहुत से ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनके केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, ट्राइब्यूनल में पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की ज़मीन को एक्वायर किया गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा। इसके अलावा बहुत से क्रिश्चियंस भी ऐसे हैं जिनकी भी ज़मीनों को एक्वायर किया गया है, और वहाँ पर ये कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हुई हैं, धार्मिक गतिविधियाँ हुई हैं, तो अब ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। सो एक बहुत वेग सा प्रोविज़न था।
और उसको लेकर के बहुत से लीगल डिस्प्यूट्स हमारे यहाँ चल रहे थे। अगर आप डेटा भी देखेंगे तो वक्फ बोर्ड के पास इंडिया की 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी डिफेंस के पास है, उसके बाद रेलवेज के पास है, और फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास है। तो वो सब प्रॉपर्टी कैसे आई, क्या वो ओनरशिप के बेसिस पे आई है या नहीं आई, ये बहुत से ऐसे सवाल थे, ऐसी कंट्रोवर्सीज थी, जिसके बाद पूरी स्टडी की गई और इस नए एक्ट प्रोविजंस को लेकर के आया गया। एक बात लेकिन वाकई हैरान करने वाली है कि अगर ये जो नया कानून बन रहा है इसमें मुसलमान कम्युनिटी को फ़ायदा होने वाला है, तो क्यों कुछ एक बड़ा तबका उसका विरोध भी कर रहा है? देखिए, जितनी मैंने स्टडी की है उसके हिसाब से जो मैं बता सकती हूँ कि एक सेक्शन है, सेक्शन 40, जिस सेक्शन के अंडर अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये ज़मीन वक्फ की है, चाहे उनके पास ओनरशिप हो उसकी या नहीं हो, वो उसको उस प्रॉपर्टी पे अपना कंट्रोल ले सकते हैं, वो प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के अंदर ले सकते हैं, वो उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, नो मैटर वो प्रॉपर्टी किसी की भी हो। सो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है, जहाँ पर वक्फ बोर्ड ही डिसाइड कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। और इसके अगेंस्ट अगर कोई पर्सन कोर्ट में जाता है तो उनके पास कहीं और कोर्ट में जाने का राइट नहीं है, वो सिर्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, जो वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया गया है। जी, वक्फ ट्राइब्यूनल जो बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ के मैटर्स को ही डिसाइड करता है। अगर हम यूजुअल कोई केस देखते हैं, अगर हम किसी भी और धर्म का केस लेते हैं, मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, कोई प्रॉपर्टी मैटर ही है या कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, उनका केस जो होता है वो सिविल कोर्ट्स में जाएगा या रेवेन्यू कोर्ट्स में जाएगा, जबकि वक्फ का जो भी केस होगा वो सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास जाएगा। और यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के ही सीनियर जो मेंबर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही होते हैं इसमें। सो बेसिकली उसके साथ उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सो अगर कल को मेरी प्रॉपर्टी या किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है गलत तरीके से, तो उसके पास 12 साल का टाइम होता है, वो केस कोर्ट में फाइल कर सकता है। अच्छा, अगर वही गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है तो गवर्नमेंट को 30 साल का समय मिलता है। लेकिन अगर कोई पर्सन की प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है और वो वक्फ उसकी प्रॉपर्टी ले लेता है, वो वक्फ डिक्लेयर कर दी जाती है, तो उसको सिर्फ 1 साल का समय मिलता है ट्राइब्यूनल में केस करने के लिए। और वो भी ऑफिशियल गजट में आता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की डिक्लेयर कर दी गई है। इंडिया में उतना अवेयरनेस नहीं है कि हर कोई व्यक्ति ऑफिशियल गजट्स को चेक करे। सो बहुत सी बार लोगों को पता ही नहीं लगता है और उनकी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है। मतलब ये तो एक तरह से जबरन प्रॉपर्टी अपने हक में ले लेना है। बिल्कुल। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस तरह की जो सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बनती जा रही थी, अगर आप देखोगे वक्फ की जो लैंड है ऑलमोस्ट 9.5 लाख एकड़ की लैंड जो है वक्फ के पास है, और उनमें से बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं, और उन लीगल केसेस में भी खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बहुत से केसेस कर रखे हैं वक्फ के ऊपर। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने के लिए कहा गया है कि अब वक्फ ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, प्रॉपर्टी की जांच करी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दी गई है, वो इस प्रॉपर्टी की जांच करेंगे। अगर वक्फ अपनी ओनरशिप प्रूव कर पाए तो वो प्रॉपर्टी डेफिनेटली वक्फ बोर्ड के पास जाएगी। अगर वो अपनी ओनरशिप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास नहीं जाएगी। वो प्रॉपर्टी वैसे ही ट्रीट की जाएगी जैसे कोई भी और प्रॉपर्टी ट्रीट की जाती है या किसी भी और धर्म में उस प्रॉपर्टी को ट्रीट किया जाता है। तो अगर आसान भाषा में समझे तो अब जो नया कानून बन रहा है इसमें क्या कुछ अहम बदलाव आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें ट्राइब्यूनल के बाद हमारे पास अपील की कोई पावर नहीं होती थी। बहुत कम सिनेरियोज ऐसे होते थे जहां पर हाई कोर्ट में जा सकते थे। हार्डली 1 या 2 ग्राउंड्स होते थे जिसमें हाई कोर्ट में अपील कर सकते थे। अदरवाइज अगर आप कोई भी केस देखते हैं या किसी भी और धर्म की भी मैं बात करती हूँ या नॉर्मल प्रॉपर्टी मैटर्स की मैं बात करती हूँ, तो एक प्रोसेस होता है, एक हायरार्की होती है कोर्ट्स की कि पहले केस जो है वो सिविल कोर्ट में जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा, वहाँ से अपील करके हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ से अपील करके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन वक्फ एक्ट के अंदर ये पावर किसी भी व्यक्ति को नहीं दी थी, वाकिफ को ये पावर नहीं थी कि कल को अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट करता है, वो कहता है कि प्रॉपर्टी मेरी ही है, वक्फ की नहीं है, तो वो सिर्फ ट्राइब्यूनल तक जा सकता था। हाई कोर्ट में अपील करना बहुत मुश्किल था। सो एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बदलाव ये किया गया है कि डिस्प्यूट जो भी प्रॉपर्टी पर है वो पर्सन ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में भी जा सकता है। दूसरा आता है, एक वक्फ होता है वक्फ अलल औलाद। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में देना भी चाहता है और उसके नीचे वारिस भी हैं,
तो वो ये कहता है कि जब तक मेरे वारिस हैं तब तक ये इस प्रॉपर्टी को बरतेंगे, उसके बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ को चली जाएगी। अब तक क्या होता था, उन वारिसों में फीमेल इंक्लूड नहीं होती थी। इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि उस घर की जो फीमेल्स हैं, उनकी जो डॉटर्स हैं, डॉटर इन लॉज हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा कि जब तक वो हैं तब तक वो उस प्रॉपर्टी को बरतेंगी और उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के पास चली जाएगी। सो ये एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आया और बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता था कि सिर्फ 1 साल का टाइम पीरियड मिलता था, अब वो 1 साल का टाइम पीरियड हटा दिया गया है। और जो नॉर्मल हमारा लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, मैं एक सरल शब्दों में बताती हूँ कि अगर हमें कोई केस करना है किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर, तो हमें एक समय मिलता है कि इतने सालों तक आप वो केस फाइल कर सकते हो। जैसे प्रॉपर्टी का मैटर है तो 12 साल तक, कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल तक। सो वो चीज़ वक्फ के ऊपर नहीं थी। अगर मुझे डिस्प्यूट करना है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने वक्फ को नहीं दी, तो मुझे सिर्फ 1 साल मिलता था उसको डिस्प्यूट करने का। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। जो नॉर्मल लिमिटेशन एक्ट है वही मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा एक प्रोविज़न ये आया है कि जैसे पहले कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता था, जैसे कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है वो भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता था, लेकिन अब एक चेंज करा गया है और ये कहा गया है वो व्यक्ति जो कि मिनिमम 5 ईयर्स से इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, सिर्फ वही व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दे सकता है। सो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया गया है। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी जो चल रही है वो ये भी चल रही है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल और वक्फ ट्राइब्यूनल भी, इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी ऐड किया गया है। सो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो सचर कमेटी की रिपोर्ट थी 2005-6 की, उसमें भी ये चीज़ कही गई थी कि ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, एफिशिएंसी को लाने के लिए कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इसके अंदर होने चाहिए। टोटल 21 मेंबर्स में से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स रखे गए हैं, या फिर 19 मेंबर्स की टीम जो होती है उसमें से सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स रखे गए हैं, बाकी सारे मेंबर्स मुस्लिम ही हैं। सो एक ये भी भ्रांति फैल रही है कि बोर्ड का जो कंट्रोल है वो सारा नॉन मुस्लिम मेंबर्स को दिया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही मेंबर्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम होंगे। नॉन मुस्लिम डजंट मीन कि वो सिर्फ हिंदू ही होंगे, वो पारसी भी हो सकते हैं, वो कोई और कम्युनिटी से, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी से वो हो सकते हैं। सो ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए इसको किया गया है। तो डॉक्टर प्रिंसी ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है कि ये तो एक रिलीजियस मैटर है, तो इसमें नॉन मुस्लिम्स का क्या रोल है? देखिए, ये एक रिलीजियस मैटर ज़रूर है, लेकिन ये रिलीजियस वहाँ तक है जहाँ तक वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट की बात है। सो जो वाकिफ़ है वो मुस्लिम है, जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है वो मुस्लिम है, वो एक रिलीजियस मैटर है, समझ में आता है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए मुतवल्ली को अपॉइंट किया जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। मुतवल्ली विल ऑलवेज बी अ मुस्लिम, वो भी मुस्लिम ही होंगे। जो पर्सन मैनेज कर रहा है, जो पर्सन दे रहा है, दोनों ही मुसलमान हैं। अब हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। हर एक स्टेट गवर्नमेंट या हर एक स्टेट में एक बोर्ड होता है जिसका नाम होता है वक्फ बोर्ड। उसके बाद आता है सेंट्रल लेवल पे जो बोर्ड होता है उसको कहते हैं हम वक्फ काउंसिल। उसके बाद वक्फ ट्राइब्यूनल आता है। सो वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल ये देखते हैं कहीं ये जो प्रॉपर्टी वक्फ के नाम आई है उनका गलत जगह यूज़ तो नहीं हो रहा है। उनको ये इंश्योर करना होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वक्फ प्रॉपर्टी का वो सही चल रहा है। और जो ट्राइब्यूनल होता है उसका काम ये देखना होता है कि जो भी डिस्प्यूट वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के आ रहे हैं उनको हम कैसे निपटाएं। सो जो वाकिफ़ है, जो मुतवल्ली है, इनका जो काम है वो रिलीजियस मैटर से रिलेटेड है कि वक्फ की प्रॉपर्टी आए, मैं वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी डिवोट कर रहा हूँ, इट इज़ अ रिलीजियस थिंग, अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दे रहा है, रिलीजियस है। उसके बाद जो मुतवल्ली है उसको ये मेक श्योर करना होता है कि वो मुसलमानों के भले के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ करे, मुस्लिम्स के भले के लिए उसको यूज़ करे, और उसको उस हिसाब, जिस पर्पज़ से वो प्रॉपर्टी दी गई है उस पर्पज़ से उस प्रॉपर्टी को आगे काम में लगाए। बट जो वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ काउंसिल है और जो ट्राइब्यूनल है, इनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वास्तव में प्रॉपर्टी सही जगह यूज़ हो रही है या नहीं, क्या उसके कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उसमें हमें सही से डिसीजन देना है। ये सारे काम ये लोग करते हैं। सो वो रिलीजियस जहाँ पर है वहाँ पर मुस्लिम्स को ही रखा गया है, लेकिन जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आ जाता है, रिलीजियस वर्क नहीं है वहाँ पर इसमें चेंजेस किए गए हैं। वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए नॉन मुस्लिम लोगों को लेके आया गया है, और वो भी बहुत मार्जिनल नंबर में है, सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम्स हैं।
तो इस बात से जो समझ में आ रहा है कि वक्फ के पास प्रॉपर्टी तो अच्छी खासी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में से कितना प्रतिशत ऐसा है जो एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी के भले के लिए इस्तेमाल हो रहा है? ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसे बहुत सी रिसर्च की गई हैं जिनसे पता लगा है कि वक्फ के पास जितनी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से जो वक्फ की इनकम है वो बहुत कम आ रही है। कहीं ना कहीं सिर्फ 2% इनकम ही ऐसी है जो उस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है जिस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। अगर वक्फ के पास 3rd लार्जेस्ट लैंड इन इंडिया है तो ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन आज के टाइम में भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, वो बीपीएल से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, उनका भला नहीं हो पा रहा है? उसका मेजर रीज़न है कि वक्फ एक्ट में ये जो कमियां हैं और जो दूसरा उसका मिसमैनेजमेंट है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लेकर के आया गया है। बहुत सारे प्रोविजंस इसमें ऐसे डाले गए हैं जिसमें उसको प्रॉपर मैनेजमेंट मिलेगा, वक्फ की इनकम भी इंक्रीज होगी और वो इनकम डायरेक्टली उस पर्पस के लिए यूज़ होगी जिस पर्पस के लिए वो यूज़ होनी चाहिए। तो अगर जो ये नए बदलाव हुए हैं ये लोगों के फायदे के लिए हुए हैं, तो वो कौन लोग हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं? देखिए, कुछ ऐसे पावरफुल पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कुछ ऐसे पावरफुल बिजनेस वाइज इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी कमाई का एक जरिया बन चुका है। और अगर इस पर कंडीशंस लगाई जाती हैं, इसकी ओनरशिप को लेकर के इश्यूज बनाए जाते हैं, उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई किया जाता है जो पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है, तो उस केस में क्या होता है कि वो अपना राइट लूज करते हैं। उनके जो बेनिफिट्स वो डेराइव कर रहे हैं वो बेनिफिट्स उनके हाथ से जाते हैं, क्योंकि फिर वक्फ का जो पैसा है वो वहां लगेगा जहां वो लगना चाहिए। बिल्कुल, वो गरीबों के भले में लगेगा, वो कन्याओं के, लड़कियों के शिक्षा में लगेगा, लड़कों के एम्प्लॉयमेंट में लगेगा। तो डॉक्टर प्रिंस से अब ये बताइए, क्या वक्फ के मामले में ही गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है या फिर दूसरे धर्मों में भी जो हमारे रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनके मामले में भी गवर्नमेंट की ऐसे ही इंटरफेरेंस है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं स्टडी अपनी बताती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वक्फ बोर्ड को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं जो कि बाकी रिलीजन को नहीं मिली हुई हैं। जैसे कि मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी। पहली चीज़, वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके मैनेजमेंट का राइट वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ काउंसिल के पास है, वो लोग देखते हैं। बट अगर हम बाकी किसी संस्थान की बात करते हैं, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट की, ट्रस्ट की बात करते हैं, तो वो जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं वक्फ को लेकर के, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल वक्फ ट्राइब्यूनल है जिसमें वही मेंबर्स होते हैं जो कि उस रिलीजन के मेंबर्स हैं। अब उसमें चेंजेस किए गए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके। सो तीसरा पॉइंट है लिमिटेशन। वक्फ बोर्ड के ऊपर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। इसका मतलब कि मान लीजिए अगर 100 साल बाद भी वक्फ बोर्ड अपना हक किसी भी प्रॉपर्टी पे डालना चाहता है, अपना क्लेम किसी प्रॉपर्टी पे डालना चाहता है तो वो डाल सकता है। उनके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतने साल हो गए अब आप इस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते। जबकि बाकी के जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं या रिलीजियस ट्रस्ट वगैरह है उनके ऊपर एक लिमिटेशन है कि इतने ही साल तक आप उस पर अपना क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। अगर कुल मिला के हम अपने लीगल एक्सपर्ट से जानें तो ये वक्फ का जो अब नया कानून बन रहा है 2025 में, उसकी आपकी तरफ से हरी झंडी है? उसे बिल्कुल हरी झंडी है, बिल्कुल हरी झंडी है। इस एक्ट का अगर हम नाम देखते हैं तो उम्मीद बनता है उसके एसेंशियल्स लेने के बाद। अच्छा, ये बहुत अच्छी उम्मीद है, एक बहुत बड़े लेवल पे उम्मीद है हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं उन सब के लिए कि जो इस पर्पस से इस वक्फ को क्रिएट किया जाता है कि इसको यूज़ करेंगे पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, इस एक्ट के आने के बाद वो वास्तव में उसी पर्पस से यूज़ होगा। और खास तौर पे महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ। इस नए कानून के माध्यम से आप लोग और ज़्यादा सशक्त होंगे। तो आज के रिपोर्टर जी के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम और जानकारी से भरे शोज़ के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।